नमस्कार दोस्तों। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण हमारा पूर्ण हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए, जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर नहीं निकल पाती है एवं उच्चारण मार्ग में भी पूर्ण या अपूर्ण रूप से अवरोध उपस्थित होता है। हिंदी में हिंदी में मूलतः 33 व्यंजन माने गए। कितने माने गए? 33 व्यंजन माने गए। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूलतः 33 व्यंजन माने गए, जिसमें पहला आता हमारा वर्गीय ध्वनियां। वर्गीय ध्वनि या वर्गीय व्यंजन, कुछ भी कह सकते हैं। वर्गीय व्यंजन या वर्गीय ध्वनियां। व्यंजन लिख देता हूं मैं, वर्गीय व्यंजन। इसको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन। एग्जाम में ज्यादातर यही नाम से पूछा जाता है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। ठीक है। वर्गीय ध्वनियों को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय ध्वनियों में आता हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कितने वर्ग हो गए? 5। क, च, ट, त, प। इनको कर्म से याद रखना पड़ेगा। क, च, ट, त, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग। क, ख, ग, घ और ये सभी क्या होते हैं? यहाँ पे हलंत होते हैं। हलंत का मतलब होता है इसमें से स्वर मिला हुआ नहीं है, स्वर रहित ध्वनियां है। ये स्वर रहित व्यंजन वर्ण है। ठीक है। उसके बाद आता है च, छ, ज, छ और ये भी सारी के सारे व्यंजन हलंत होते हैं। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और न। उसके बाद आता है त वर्ग, त, थ, द, ध और न। ठीक है। लास्ट में आता है हमारा प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। सारे के सारे व्यंजन वर्ण ये हलंत होते हैं, स्वर रहित व्यंजन होते हैं। ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 वर्ग में कितने हो गए हमारे टोटल? कुल कितने वर्ण हो गए?
25वां। कितने हो गए? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। पांचों वर्ग के पांचों वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय ध्वनियां या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। व्यंजन किसे कहते हैं? जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन माने गए हैं। पहला आता है हमारा वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, जिसमें 5 वर्ग आते हैं: क, च, ट, थ और प वर्ग। पांचों वर्गों के पांचों वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए हमारे? 25। ठीक है। इसके बाद आता हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है दोस्तों बीच में। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बीच में, यानी इनका उच्चारण मुख के मध्य भाग से होता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बीच में। शाब्दिक अर्थ बीच में। देखिए अंतस्थ किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजनों की परिभाषा। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? बीच में, यानी जिनका उच्चारण मुख के मध्य भाग से या बीच से होता है वे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण, इनका उच्चारण मुख के मध्य भाग से होता है। मध्य यानी बीच, मध्य भाग से होता है। किनका? अंतस्थ व्यंजनों का। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण मुख के मध्य भाग से होता है। ठीक है। और अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में। एग्जाम में पूछा जा सकता है अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बीच में। या अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है? मुख के मध्य भाग से होता है। ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? य, र, ल और व। ये सारे के सारे चारों, ये चारों वर्ण भी क्या होते हैं? हलंत होते हैं। स्पर्श व्यंजन भी हलंत होते हैं और ये ध्वनियां अंतस्थ व्यंजन भी हलंत होते हैं। य, र, ल और व। इनका क्रम याद रखना आपको पड़ेगा। य, र और लास्ट में क्या आता है? लव। य, र, ल, व। ठीक है। य, र, ल, व। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है आपको। इन वर्णों को उल्टा सीधा करके एग्जामिनर ऑप्शन में देके आपको पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है। तो इनका आपको क्रम भी याद रखना पड़ेगा। य, र, ल और व। ठीक है। ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गर्म। ऊष्म यानी गर्म। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गर्म। यानी इनके उच्चारण में मुंह से गर्म भाप निकलती है, गर्म हवा निकलती है। ऊष्म का अर्थ क्या हो गया? गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर से क्या निकलती है? गर्म हवा निकलती है।
गर्म हवा निकलती है। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की क्या परिभाषा हो गई? ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर से गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है। कौन कौन सी होती है? स, स, स और है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। स, 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 है। इनका भी आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म से याद करना पड़ेगा। स, 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 है। शुरू में आता है हमारा शंकर जी। क्या आता है? और बीच में कौन है? ये पार्वती। शंकर के बाद कौन बैठा है? पार्वती। सह यानी साथ में, सह यानी साथ में, शंकर के साथ में कौन बैठा है? पार्वती। ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है। स शंकर जी, फिर पार्वती, और स यानी साथ में, स है। ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतस्थ हो गया हमारा, उस व्यंजन हो गया। इसके बाद आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। य, र और ल और व। उसमें भी कितने होते हैं? 4। स और है। चौथा है हमारा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। इसमें पहला आता है हमारा श। त्र, ग और स्र। हो गए 4। क्ष, त्र, ज और च। संयुक्ताक्षर यानी एक से अधिक वर्णों से जो मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। हमारा क्ष मिलकर बना है क, हलंत श, धन ऐसे। क्ष का योग किससे हुआ है? क, श और ए के योग से क्या बना है हमारा? क्ष। सॉरी। त्रय में मिला है हमारा हलंत त, हलंत र और उसके बाद ए स्वर। इनके योग से क्या बना हमारा? त्रय। और ग में क्या होता है दोस्तों? ग में ये कई बार एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, ग किन संयुक्ताक्षरों से मिलकर बना है? तो इसमें मिला होता हमारा ज और
य, धन, है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ग किन संयुक्ताक्षरों से मिलकर बना है? ज, धन, य, धन, ए के योग से क्या बना है? ज। ये ग नहीं है, इसको क्या बोला जाता है? ज। ज है, ये क्या है? ज। उसके बाद आता है श्र। श्र बना हमारा स, धन, र और ए स्वर के योग से। ठीक है। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4। इनको संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहा जाता है। श का योग मैंने बता दिया किससे मिला है? क, हलंत क, हलंत स और योग ऐसे छ का योग हुआ है। ठीक है। त्र का योग कैसे हुआ है? त, र और ऐसे। जय बना हमारा जय, य और अ के योग से। श्र बना हमारा स, र और अ के योग से। ठीक है। ये संयुक्त अक्षर कंप्लीट हो गए। अब आता है नोट। नोट क्या है? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर। कितने? 11 स्वर। और व्यंजन कितने? 33 व्यंजन। 11 स्वर और 33 व्यंजन, अर्थात कुल कितने हो गए? 11 और 33, 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 44 वर्ण होते हैं। तथा 4 क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण होते हैं और इनके साथ में क्या होते हैं? 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। एक बार मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ 44 कैसे हुए। देखिए, मैंने बताया था स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन में बताया था स्पर्श व्यंजन तो कितने हो गए आपके? 25। उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ। अंतस्थ कितने हो गए आपके? 4। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। कितने हो गए? 4। ठीक है। टोटल कितना हो गया? 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14। हासिल की 1, 3 और 1 4। कुल कितने वर्ण हो गए आपके? सम्मान प्लस 4 क्या हो गए आपके? संयुक्ताक्षर। टोटल कितने हो गए? 48 वर्ण। ठीक है। 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 5 वर्ग के 5 स्पर्श, 5 वर्ग के 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन। कुल कितने हो गए? 44 वर्ण। और 4 हमारे क्या हो गए? संयुक्ताक्षर, यानी 48 वर्ण हो गए। इसके बाद आती है हमारी गृहीत या आगत ध्वनियां। गृहीत या आगत ध्वनि, ये क्या होता है दोस्तों?
हिंदी में वे वर्ण जो विदेशी भाषा अरबी या फारसी भाषा से हिंदी में आकर के शामिल हो गए, इनको क्या कहा जाता है? गृहीत या आगत ध्वनियां कहते हैं। किसे कहते हैं? हिंदी में वे वर्ण जो विदेशी भाषाओं से विदेशी भाषाओं कौन सी? अरबी फारसी। विदेशी भाषा कौन सी? अरबी फारसी। विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में शामिल हो गए। आकर क्या हो गए? हिंदी भाषा में शामिल हो गए। हिंदी भाषा में शामिल हो गए। उन्हें ग्रहित या आगत ध्वनि कहते हैं। किसे कहते हैं? वे वर्ण जो विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में शामिल हो गए, उनको क्या कहते हैं? गृहीत या आगत। आगत का मतलब होता है आए हुए, गृहीत यानी ग्रहण किया हुआ। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया हो या वो हिंदी भाषा में आ गए हो, उनको क्या कहते हैं? गृहीत या आगत ध्वनियां कहते हैं। ये ध्वनियां हमारी ओ डॉक्टर में लगाते हैं ना, डॉक्टर। जैसे ये क्या है? डॉक्टर। तो ये ओके ध्वनि कहाँ से आई है? हमारी विदेशी भाषाओं से। उसके बाद आता है हमारा क, ख, ग, ज और फ। इनके नीचे ये एक बिंदी सी लगी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। जो वर्ण के नीचे ये बिंदियां लगी हुई है, इनको तलबिंदु बोलते हैं और या नुक्ता बोलते हैं। क्या कहते हैं? लिख लीजिए आप नोट। व्यंजन वर्णों के नीचे व्यंजन वर्णों के नीचे लगने वाली बिंदी को लगने वाली बिंदी को तल बिंदु या नुक्ता कहते हैं। तल बिंदु या नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। किसको? वर्ण के नीचे जो ये बिंदियां लगी होती है, इसको क्या कहते हैं? तल बिंदु या नुक्ता कहते हैं। यह नुक्ता यह नुक्ता है वर्ण की ध्वनि देता है। है वर्ण की क्या देता है? ध्वनि देता है। इनके उच्चारण में है वर्ण जैसी ध्वनि निकलती है। किसके उच्चारण में? नुक्ता के उच्चारण में। जिस वर्ण के नीचे नुक्ता लगा है उसको उच्चारण में करेंगे तब हमें क्या निकलती है? उसमें है वर्ण की सी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अयोगहा व्यंजन। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
ग्रहित या आगत्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जो विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में शामिल हो गई है उन्हें क्या कहते हैं? ग्रहित या आगत ध्वनियाँ कहते हैं। और जो वर्णों के नीचे, व्यंजन वर्णों के नीचे जो बिंदियाँ लगी होती है उसे तल बिंदु या नुक्ता कहते हैं, जिसका उच्चारण है के ध्वनि जैसा होता है। ठीक है। उसके बाद आता हमारा अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन वे वर्ण जिनका संयोग केवल स्वरों के साथ होता है। वे वर्ण जिनका संयोग केवल स्वरों के साथ होता है। वे वर्ण जिनका संयोग केवल स्वरों के साथ होता है और ये न तो स्वरों की श्रेणी में आते हैं, ये न तो स्वरों की श्रेणी में आते हैं और न ही व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, और न ही व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, और न ही व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है। वे वर्ण जिनका संयोग केवल स्वर के साथ होता है और ये न तो स्वरों की श्रेणी में आते हैं और न ही व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। अयोगवाह व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। अंग और अ। अंग और अ। इनका संयोग केवल क्या होता है? स्वरों के साथ होता है, जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग के अनुसार जानते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं। ये क्या है? स्वरों में ही शामिल होती है। अयोगवाह को लिख लीजिए। अयोगवाह व्यंजन को भूत वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। अयोगवाह व्यंजनों को क्या कहते हैं? भूत वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अंग और अह। वे वर्ण जिनका संयोग केवल स्वरों के साथ होता है क्या कहलाते हैं? अयोगवाह व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। कल पढ़ेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।